Hi, so we started reading economy from class 9th. क्लास 9th में हमने पढ़ा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एकदम बेसिक से हमने समझा इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, पीपल एज रिसोर्सेज। हम कैपिटल भी होता है और जो लोग होते हैं, लोग बहुत बड़ा रिसोर्स होता है, ह्यूमन कैपिटल। देन पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये चार चैप्टर जो बहुत बेसिक फाउंडेशंस हैं, ये हमने पढ़ा क्लास 9th में। आफ्टर दैट वी मूव टू क्लास 10th। क्लास 10th में वी रेड अबाउट दिस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, पर्सपेक्टिव क्या होता है। डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है डेवलपमेंट की। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसमें हमने इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, प्राइवेट सेक्टर, देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एट्सेट्रा। देन मनी एंड क्रेडिट, ये मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम से ये कैसे इवोल्यूशन हुआ, मनी एंड क्रेडिट से क्यों बिजनेस में लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, फिर हम स्लोली 1991 में आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी इंटीग्रेट होने लग गई वर्ल्ड इकोनॉमी से। देन चैप्टर नंबर 5 था कंज्यूमर राइट्स, बिकॉज इकोनॉमी में स्पेशली इन कैपिटल मार्केट कंज्यूमर इज़ द किंग। तो कंज्यूमर्स को कई बार कैपिटल मार्केट में फ्रॉड्स भी होते हैं, सो दैट इज़ वाई कंज्यूमर्स को सर्टेन राइट्स मिलते हैं एक इकोनॉमी में। सो ये सारा कंटेंट हमने पढ़ा क्लास 9th में एंड क्लास 10th में। एक्सट्रीमली गुड बुक, एक्सट्रीमली गुड चैप्टर्स, और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी हुई है इन 10 चैप्टर्स से। अब हम मूव करते हैं क्लास 9th में। क्लास 9th में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस 1947 का इंडिया से लेके 1990 तक। इसमें हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ेंगे सिंस 1991। अब हम बिकॉज क्लास 11th में है तो हम थोड़ा अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन दिस इज़ 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्राइजल। देन करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, पोवर्टी, पोवर्टी को समझेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। देन विल रीड अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन इकोनॉमी में हम अक्सर देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक आ जाता है। अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव में भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्पेशली एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। Then we'll read about this environment and sustainable development. Unit 4 would be development experiences of India, a comparison with our neighbors. Comparative development experiences of India and its neighbor. So these are 10 chapters. एक्सेलेंट चैप्टर्स, और इससे इकोनॉमी का बहुत अच्छा हमारा फाउंडेशन बन रहा है। बिकॉज हमने क्या डिसाइड किया है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लेटर हम काफ़ी एडवांस्ड इकोनॉमिक्स भी पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। Let us start with this chapter number 1, unit number 1. This is development policies and experience 1947 से 1990 का इंडिया। हम कहते हैं ना, हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री में की रहती है प्रेजेंट और फ्यूचर का। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू नो अवर हिस्ट्री। हमें पता होना चाहिए कि हमने मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी लिया तो क्यों लिया, हमारी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ क्या थी, हमारी उस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, चैलेंजेस क्या थे, डिसीजन मेकिंग हमने कैसे लिया। सो ये हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। So let us start with this unit 1. Unit 1 development policies and experiences. ये जो दो चैप्टर्स हैं इस यूनिट में, गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज इट वाज एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में। बिकॉज इंडिया में भी वी नो दैट 17th-18th सेंचुरी बिफोर दिस अराइवल ऑफ कॉलोनियल रूलर्स एंड ऑल, इंडियन इकोनॉमी का वर्ल्ड जीडीपी में भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज था। फिर होती है ड्रेन थ्योरी एंड ऑल। तो अब हम हैं 1947 की ईव में, उस वक्त इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन है। टिल आफ्टर 4 decades ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, शुरू में हम प्लानिंग कमीशन रखते हैं, विच वॉज अ पाथ दैट इंडिया चोज। दिस meant that government of India had to take a series of steps such as the establishment of this planning commission. ये planning commission भी हमने रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, हिस्ट्री की बुक क्लास 9-10th में, कि वहाँ पे ये प्लानिंग कैसे वहाँ पे ग्रोथ का एक मॉडल बना, और इंडिया इससे थोड़ा इंस्पिरेशन लेके ये प्लानिंग कमीशन बनाता है। अनाउंसमेंट ऑफ 5 year प्लान्स होंगे,
overview of the goals of 5-year plans and a critical appraisal of the merits and limitations of this planned development has been covered in this unit. फिर ग्रेजुअली ये प्लानिंग कमीशन स्पेस देगा नीति आयोग के लिए. सो ये है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. हमको इंडियन इकोनॉमी की जानकारी मिलेगी, अंडर डेवलपमेंट, स्टैग्नेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जो हुआ था उसका रीज़न क्या है, हम उस रीज़न को समझेंगे. अंडरस्टैंड द फैक्टर्स. जब आपको रीज़न पता होता है तो ही तो आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स, अंडर डेवलपमेंट एंड स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो लेट अस स्टार्ट. हमारा अप्रोच सिंपल है, हम हर वर्ड हर लाइन को बहुत स्लोली और ग्रेजुअली समझने की कोशिश करेंगे. हमारा को जल्दबाजी नहीं करनी है. ये बहुत अच्छी बुक है, इसकी हर लाइन, हर कीवर्ड, हर दिस पैराग्राफ से एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है. सो पे अटेंशन और पूरे कॉन्सेंट्रेशन से इसे पढ़ना है. यू वुड बी वेरी हैप्पी आफ्टर रीडिंग दिस एंटायर बुक. ओके, सो ये है इंडिया को क्राउन ज्वेल बोला जाता था ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर का. इंडिया इज़ द पाइवेट ऑफ अवर एम्पायर. If the empire loses any of other part of its dominion, we can survive. But if we lose India, the sun of our empire will have set. ये बात किसने की? विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस. ये वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1894 थे. दैट टेल्स कि इंडिया कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इकोनॉमिकली इस एंटायर ब्रिटिश एम्पायर के लिए. क्वीन का जो एम्पायर था उसमें कभी सनसेट नहीं होता था. वाई? बिकॉज जोग्राफी का कॉन्सेप्ट भी पता है हमें, ऑस्ट्रेलिया से लेके यूएसए तक है, तो ऑलवेज एट वन मोमेंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं सन तो रहेगा. सो दैट इज़ वाई अगर इंडिया लूज़ हो गया तो ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा. दिस टेल्स कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश कॉलोनियल पूरे सारे कॉलोनीज़ में. इंट्रोडक्शन. So the primary objective of this book, Indian Economic Development, is to familiarize you with the basic feature of the Indian economy and its development as it is today in the aftermath of independence, that is 1947. However, it is equally important to know something about the country's economic past even as you learn about its present state and future prospect. So हमें पता है, हमें past जानने की ज़रूरत है. So let us first look at the state of India's economy prior to the country's independence and form an idea of the various consideration that shaped India's post-independence development strategy. हम ये देखते हैं पूरे ब्रिटिश रूल के टाइम पे, हम दादा भाई का हमें पता है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, तो ये पूरे ब्रिटिश रूल ने कैसे इंडिया की इकोनॉमी को सिस्टमेटिकली क्रिपल कर दिया और हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए दिस ब्रिटिश में एंड we were not doing well at that moment of time. So the structure of India's present day economy is not just of current making. इसके जो roots हैं वो steeped है, history में इसके roots मिलेंगे, particularly in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence on 15th of August 1947. 1600 में ब्रिटिशर्स आए थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर सबको विक्ट्री किया. 1773 आया, फिर 1857 आया, फिर डायरेक्ट रूल हो गया दिस क्वीन का और ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई. सो इस तरीके से इस पूरे रूल में ब्रिटिश रूल ने इंडियन इकोनॉमी को ड्रेन आउट कर दिया. द सोल पर्पज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन्स ओन रैपिडली एक्सपैंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस. ये जो टाइम है, हिस्ट्री हमेशा क्या होती है, पैरेलल्स में चलती है. इंडिया में कुछ इवेंट्स हो रही हैं पर वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पैरेलल में बहुत सारी इवेंट्स चल रही हैं. तो ये जो दौर है इंडिया में, इसी दौर में ब्रिटेन में, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी चल रही है. हमने अगेन हिस्ट्री की बुक में पढ़ा है. दैट इज़ वाई आई एम एम्फेसाइजिंग 9th 10th सिस्टमेटिकली रीड दीज बुक्स टू. तो 11th का जो बुक पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा इंसाइट्स बेटर आएगा. सो इस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी चल रहा है. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में यहाँ पे मशीन्स को चाहिए रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल जाएगा इंडिया से और प्रोसेस्ड गुड आ जाएगा इंडिया में सेल होने के लिए. तो ये एक बहुत ज़्यादा विशियस साइकिल चालू हो जाएगा. रैपिडली एक्सपैंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस कहाँ पे? यूरोप में, इंडिया में नहीं. An understanding of this exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decade. ये पूरे सेंचुरीज तक इंडियन इकोनॉमी का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. हमारी पूरी इकोनॉमी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आर्टिसंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. हमारी जो एक्सपर्टीज़ थी जूट में, सिल्क में एट्सेट्रा, वो कॉटन में,
सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम क्या बन जाएंगे, हम केवल रॉ मटेरियल का सप्लायर होंगे, ब्रिटिश में मैन्युफैक्चरिंग होगी और फिर वो इंडिया के मार्केट में फ्लड हो जाएगा और हम उसके कंज्यूमर बन जाएंगे। लास्ट के चैप्टर्स में 9th एंड 10th में देखा इकोनॉमी होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्जरी, इस टाइप से। हम केवल प्राइमरी एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे, सेकेंडरी एक्टिविटी कर नहीं रहे और हमको पता है प्राइमरी एक्टिविटी में इतना बेनिफिट होता नहीं है जितना सेकेंडरी एक्टिविटी में होता है। सो दैट इज़ वाई इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे क्या होगा, नोज डाइव हो जाएगी और ये सिस्टमेटिकली ड्रेन हो रहा है। बहुत कनिंग वे में इन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया है ऐसे। नाउ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल था। ये इंडिया में कुछ डेवलपमेंट नहीं करते थे, सारा डेवलपमेंट इनको अपने ब्रिटिश के वहाँ पे करना था, होम कंट्री में करना था। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। इवन आज भी हमने देखा इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, ऑल्दो वो जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। इकोनॉमी जो थी इंडिया की वो कैरेक्टराइज थी वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। इंडिया पर्टिकुलरली वेल नोन था इसके लिए, नो दिस थिंग, दिस इज़ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो वर्ल्ड फेमस थे और बहुत ज़्यादा इनको रिकॉग्निशन भी मिलता था और इनकम जनरेट भी होती थी। इन द फील्ड्स ऑफ सी, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल्स, प्रीशियस स्टोन, वर्क्स एट्सेट्रा, यहाँ हमारी एक्सपर्टीज़ है, ब्रिटिश इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standard of craftsmanship। इसमें इंडियंस बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहते हैं, स्पेशली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इन बंगाल। तो ये जो मुस्लिन है, मुस्लिन क्या होता है, एक कॉटन टेक्सटाइल होता है जिसका ओरिजिन बंगाल में है, पर्टिकुलरली ढाका में। पहले ये इंडिया ही था, अब ये बांग्लादेश की कैपिटल हो गया है। तो डक्कई मुस्लिन इसका नाम था, डक्कई मुस्लिन। गेन वर्ल्ड वाइड फेम, एक्सक्यूजिट टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल था ये इतना फाइन वेराइटी ऑफ मुस्लिन था कि इसको बोला जाता था मलमल, मलमल का कपड़ा, ये बहुत फेमस था। फॉरेनर ट्रेवलर आते थे और इस मलमल शाही, मलमल खास से इसको लेके जाते थे और इनको यहाँ पे इनकम जनरेट होती थी। सो इंडिया की जो इकोनॉमी थी इस टाइम पे वो क्या थी, इंडिपेंडेंट थी और काफ़ी रॉबस्ट भी थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। अब economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country, home country मतलब यूनाइटेड किंगडम, then with the development of Indian economy। मतलब इंडियन कॉलोनी का इनको ध्यान नहीं है, इनको केवल अपनी ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश जो होम कंट्री है उसको इन्हें डेवलप करना है। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मर्केंटलिज्म। Such policies brought about a fundamental change in the structure of Indian economy। Systematically यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है हमारा, transforming the country into supplier of raw material and consumer of finished industrial goods from Britain। तो हम बस अब एक मेयर सप्लायर बन के रह गए हैं, वो भी रॉ मटेरियल के, प्रोडक्शन हमारे यहाँ नील है। Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income। इनको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था ये नेशनल इनकम क्या करना है, पर कैपिटा इनकम लाना है, बिकॉज दे वर नॉट दिस फोकस टू हैव डेवलपमेंट इन इंडिया। और इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस चाहते थे कि ये फ्यूल करते रहे ब्रिटिश की इकोनॉमी को। Some individual attempts which were made to measure such income yielded conflicting and inconsistent results। अब इसको जब हमने फाइंड करने की कोशिश किया तो इससे रिजल्ट्स भी आए, कॉन्फ्लिक्टिंग और इनकन्सिस्टेंट थे। काफ़ी सारे इनिशियली हमने ट्राई किए, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिंडले, शिराज एंड VKRV राव एंड दिस RC देसाई, ये कुछ प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अर्ली डेज में कोशिश किया। ये जो राव थे, whose estimate during the colonial period was considered very significant। However, most study did find that country की जो growth है, aggregate real output है, during the first half of the 20th century was less than 2% coupled with a meager 0.5% growth in per capita output per year। So this was the time, फर्स्ट हाफ ऑफ दिस 20th सेंचुरी में लेस देन 2% था, कपल्ड विद अ मीगर 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। सो दिस वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया बैक देन। अब हम एम्फेसाइज करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडिया की जो इकोनॉमी है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है, ये फंडामेंटली एग्रेगरियन रहा है, शुरू से हमारा यहाँ पे इस तरफ टिल्ट है। 85% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन उस टाइम पे विलेजेस में रहती थी, आज भी जो असली इंडिया है वो गाँव में रहता है। डिराइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर, प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। However, despite being the occupation of such a large population,
एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन था, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही थी, नए इनपुट्स नहीं आ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, नया टेक्नोलॉजी नहीं हो रहा है, मेथड्स नहीं आ रहे हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स नहीं है, एक्सपेंशन का इनका कोई प्लान नहीं है। और हमको पता है स्टैग्नेशन इज़ बैड, स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स। सो स्टैग्नेशन था यहाँ पे, इनफ्रिक्वेंटली अनयूजुअल डिटीरियोरेशन होगा। मीनवाइल यहाँ पे एक ब्लॉक है, दिस इज़ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया, ये इंडिया का एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन है अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। फ्रेंच ट्रैवलर है बर्नियर डिस्क्राइब 17th सेंचुरी बंगाल इन द फॉलोइंग वे। बंगाल जो है ये बुद्धिजीवियों का शहर माना जाता है। बुद्धिजीवी मतलब ये काफ़ी आगे थे, काफ़ी लर्नेड थे और प्रॉस्परस थे, ये पूरे हिस्ट्री में हमारी। द नॉलेज आई हैव अक्वायर्ड ऑफ बंगाल इन 2 विजिट्स inclines me to believe that it is richer than Egypt. It exports, export होता है abundance, cotton, silk, rice, sugar, butter. It produces amply for its own consumption. Wheat है, vegetable है, grains, fowls, ducks and geese. It has immense herds of pigs and flocks of sheep and goats. फिश है हर काइंड की, यहाँ पे प्रोफ्यूजन है। राजमहल में टू द सी इज एन एंडलेस नंबर ऑफ कैनाल्स है, बट इन बायगॉन एजेस फ्रॉम द गैंग्स बाय इमेंस लेबर ऑफ नेविगेशन एंड इरीगेशन। सो दिस टेल्स कि बंगाल कितना ज़्यादा प्रॉस्परस था, कितना फॉरवर्ड लुकिंग था। आप इजिप्ट से भी उसको ज़्यादा रिचर मान सकते हैं एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम पे। और ये फ्रेंच ट्रेवलर है, मतलब ये काफ़ी पार्शियल, इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट इनके ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पे। टेक नोट, एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी इन अवर कंट्री इन द 17th सेंचुरी और आज का एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन देखें जब ब्रिटिश 200 साल बाद हमारे यहाँ गए, तो दैट इज़ वाई दादा भाई नौरोजी ने जो पेनफुल बात लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। सिस्टेमेटिकली पूरा इंडियन इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को, सबको यहाँ पे सिस्टेमेटिकली मर्डर किया गया है यहाँ पे इकोनॉमी का। नाउ यहाँ पे लिखा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो थी एब्सोल्यूट टर्म्स में, सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का एरिया बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन हो जाएगा, प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ेगा। बट ये जो स्टैग्नेशन था एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ये मेनली था बिकॉज ऑफ वेरियस सिस्टम, और एक बहुत बड़ा नाम है दैट इज़ लैंड सेटलमेंट that were introduced by the colonial government. Particularly ये जमींदारी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, कहाँ पे, बंगाल में। ऐसे दो टर्म और है, एक है रेवतवारी और एक है महलवारी। आप बताओ रेवतवारी कहाँ पर है और महलवारी कहाँ पर है? तो ये जमींदारी है यहाँ पे। सिस्टम विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन देन बंगाल में। अब प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग पार्ट ऑफ इंडिया प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट, तो ये गंगा का भी था और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी, सॉइल भी बहुत अच्छी थी। प्रॉफिट अक्रूइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार के पास जाता था इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर, तो ये मिडिल मैन बन गए। कंसिडरेबल नंबर ऑफ जमींदार, नॉट जस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब क्या होता था, आई टेल यू, कि इनका काम है एक फिक्स्ड इनकम यहाँ किसानों से निकाल के आगे ब्रिटिशर्स को पास ऑन करना। इनका पूरा दिमाग यही लगेगा कि हम कितना पैसा यहाँ से हम पुल कर सकते हैं, और यहाँ ब्रिटिशर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट देंगे और बाकी अमाउंट हमारे पास बच जाएगा। तो ये इस बात पे लेस इंटरेस्टेड थे कि ये जो सॉइल है, ये जो लैंड है, इसके इम्प्रूवमेंट पे हमें कोई इनपुट डालना है या नहीं डालना है। ऑल दे वर इंटरेस्टेड इट कि यहाँ से हम कितना प्रॉफिट पुल कर सकते हैं। जमींदार वॉज ओनली कलेक्ट रेंट लेते थे रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कल्टीवेटर। तो ऐसा सिस्टम तो अनसस्टेनेबल है, नॉन सस्टेनेबल है ये। तो इससे इमेंस मिजरी आएगी, सोशल टेंशन होगा, और ये चीज़ बाद में 1857 रिवोल्ट एंड ऑल में भी कन्वर्ट होगा। ग्रेट एक्सटेंट में द टर्म ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट जो था रेस्पॉन्सिबल था जमींदार अडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड। डेट्स डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स, मतलब जमींदार भी मजबूर थे, उनको इतने दिन पे इतना पैसा ब्रिटिश को देना है। अब वो डेट भी फिक्स्ड है, अगर वो देने में फेल होंगे तो जमींदारी चली जाती थी इनकी। सो ये बस एक्सप्लॉयटेशन में अपना पूरा फोकस कॉन्सेंट्रेट करते थे। तो रियल कल्प्रिट जमींदार नहीं थे, रियल कल्प्रिट ये ब्रिटिशर्स थे। अगर ये फेल होते थे तो जमींदार से इनकी राइट्स ले ली जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। सो बिसाइड्स दिस लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पुअर है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र है, और एग्रेवेट द प्लाइट ऑफ फार्मर एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिसमल लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो कहने को तो दिन भर काम हो रहा है, बट प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, बिकॉज टेक्निक पुअर है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, एडवांस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं है, सीड्स एंड ऑल अच्छे नहीं है, तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा? तो इट वॉज बाउंड टू फेल।
देयर वाज ऑफ कोर्स सम एविडेंस ऑफ अ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप, एक टाइम आ गया था कैश क्रॉप की हाई यील्ड होती थी सर्टेन एरिया ऑफ द कंट्री ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगेन 10th हिस्ट्री बहुत डिटेल में हमने पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ कमर्शियलाइजेशन क्या होते हैं, इंटेंसिव एंड ऑल सारी चीज़ें हमने देखा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हैव अ लुक। सो ये वहाँ पे इंडिया की सिचुएशन है। आरसी दत्ता एंड ऑल इन्होंने काफ़ी ये बुक लिखा है, जैसे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देन BH बैडन पॉवल ने द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 2 वॉल्यूम्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है दिस इंडिया डिवाइडेड। एवरीवन ने ये पॉइंट किया है कि ब्रिटिश ने बहुत सिस्टमेटिकली यहाँ पे इंडिया को ड्रेन आउट किया है, बट दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन। ये प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, अब ये प्रोड्यूस करने लग गए कैश क्रॉप, जैसे हमने नील दर्पण पता है हमें, इंडिगो का कल्टीवेशन हो रहा था, दिस इज कैश क्रॉप विच वर टू बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम। तो ये वही चीज़ें इनसे प्रोड्यूस करवाते थे जो इनकी ज़रूरत होगी इनको अपनी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए, जैसे इंडिगो की ज़रूरत है, इंडिगो का कल्टीवेशन कराएंगे। सम प्रोग्रेस हुआ मेड इन इरीगेशन में भी। इंडिया का एग्रीकल्चर स्टार्व था, इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डीसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, ये प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही थी। स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप टू कमर्शियल क्रॉप। लार्ज सेक्शन अभी भी टेनेंट्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, इनके पास तो पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ये टेक्नोलॉजी कैसे इन्वेस्ट करेंगे, इंसेंटिव्स इनको दिया नहीं जा रहा है एग्रीकल्चर में, तो ऐसे में क्या होगा, ये धीरे धीरे पिछड़ते चले जाएंगे। तो ये तो बात हुई एग्रीकल्चर की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर। एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में डेवलप नहीं हो पाई, साउंड इंडस्ट्रियल बेस नहीं बना इंडिया में अंडर कॉलोनियल रूल, इंडस्ट्रियल बेस नहीं बना बिकॉज सारा इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी यूके में, इंडिया तो केवल रॉ मटेरियल सप्लायर था। इवन इन द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुआ। नो करस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस अलाउ था टू कम अप टू टेक प्राइड ऑफ प्लेस सो लॉन्ग एन्जॉयड बाय द फॉर्मर। आपने हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट इसको रिप्लेस करने के लिए आपको मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग लानी चाहिए, तो ये तो आपने हटा दिया और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग आपने यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं लाए, तो अब क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और ये वैक्यूम फिल होगा ब्रिटिश प्रोसेस्ड इस गुड्स से, सो इंडिया डिपेंडेंट हो जाएगा। प्राइमरी मोटिव था कॉलोनियल गवर्नमेंट का बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ सिस्टेमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज करना है इंडिया को। इसके 2 फोल्ड थे। पहला रीज़न ये था, वो चाहते थे टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। तो इंडिया केवल रॉ मटेरियल भेजता था, कॉटन एंड ऑल, वहाँ पे वो बनता था धागा, कपड़ा, और फिर वो क्लोथ बन के इंडिया में आता था और उसको हाई रेट में वो यहाँ पे बेच देते थे। तो इंडिया क्या हुआ, इकोनॉमी तो यहाँ पे पिछड़ गई काफ़ी ज़्यादा। सो दैट इज़ वाई जब सेल्फ होम रूल मूवमेंट आएगा या फिर स्वराज की बात करेंगे, बंगाल डिवीज़न के बाद में होगा, स्वदेशी पे एम्फेसाइज करेंगे। रीज़न यही है कि उस टाइम पे हम बॉयकॉट करेंगे इस फॉरेन क्लोथ एंड ऑल का, डोमेस्टिक यूजेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी आपने देखा सेल्फ रिलायंट इंडिया जो इनिशिएटिव है, इसमें हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम यही ट्राई कर रहे हैं कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, हम सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, हम अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद करेंगे। सेकेंड जो था, इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट हुआ फॉर द फिनिश्ड गुड ऑफ दीज इंडस्ट्री। देयर कंटिन्यूड एक्सपांशन कुड बी एंश्योर टू द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री। तो इंडिया से रॉ मटेरियल लाना है और इंडिया में एक मार्केट क्रिएट करना है और जहाँ पे ये मटेरियल जो ब्रिटेन में बना है उसको हाई प्राइस पे बेच देना है। इस तरीके से ये वर्कआउट हो रहा है। अनफोल्डिंग इकोनॉमिक सिनेरियो हुआ, डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हुआ, नॉट ओनली मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों के पास नौकरी नहीं बची, बट ऑल्सो अ न्यू डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट। ये डिप्राइव्ड है सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स से। दिस डिमांड वाज प्रॉफिटेबली मेड बाय इंक्रीजिंग इम्पोर्ट ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। और ब्रिटेन से शिप भर भर के बहुत सारे सामान आते थे और इंडियन मार्केट को वो फ्लड कर देते थे। और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद है, मशीन मेड है, तो इंडियंस इसको इतने कम दरों पे कॉम्पीट नहीं कर पाते थे। और इकोनॉमी में हमें पता है, इकोनॉमी में हमेशा क्या होती है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम करने की कोशिश करते हैं। अब बिकॉज इंडस्ट्री में कॉस्ट ऑफ स्केल आ जाती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाती है, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल से बहुत सारी चीज़ें एक टाइप की बन रही है तो कॉस्ट कम हो जाएगी। इंडियन में इंडस्ट्रीज़ है नहीं तो हम उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। During the second half of the 19th century, modern industry began to take root in India, but progress काफ़ी slow है। This development was confined to setting up of cotton and jute textile mills
एस्टैब्लिश हुई। अब सी, हमने ज्योग्राफी पता है तो हमको पता है कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, तो ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है इंडिया में? वेस्टर्न पार्ट में मिलती है, से गुजरात में, महाराष्ट्र में, पार्ट ऑफ एमपी एंड मतलब इस साइड में मिलती है। दिस डिक जो वोल्केनिक भी रहती है इन नेचर, दिस इज़ ब्लैक सॉइल। तो ये जहाँ पे मिलेगी वहीं पे कॉटन होगा। सिमिलरली जूट हमें पता है इसके लिए ड्रेन ज़्यादा चाहिए पानी, और दिस डेल्टा तरफ ज़्यादा मिलता है, तो जूट कहाँ पे मिलेगा? जूट हमें दिस ईस्टर्न साइड में मिलेगा और कॉटन हमें वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में मिलेगा। और जहाँ पे कॉटन और जूट रहेगा इंडस्ट्रीज़ भी वहीं पे बनेगी। सो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी, ये मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस थी। अब कॉटन की लोकेशन देखिए कहाँ पर है? वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, जैसे कि महाराष्ट्र एंड गुजरात। और जो जूट मिल्स हैं ये कहाँ पर है? फॉरेनर्स वर मेनली कंसनट्रेटेड इन बंगाल, बिकॉज यहाँ पे जूट रॉ मटेरियल प्रोडक्शन ज़्यादा है। Subsequently, iron and steel industries began coming up in the beginning of the 20th century. Again, हमने ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में ये सारी प्लेसेस देखे, छोटा नागपुर एंड ऑल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ बनेगी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होगा, 1907 में आएगा। अदर इंडस्ट्री होगी शुगर, सीमेंट, पेपर एट्सेट्रा, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आएंगी। देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री अभी नहीं है इंडिया में टू हेल्प प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब है which can produce machine tools which are in turn used for producing article for current consumption। मतलब इन्होंने कुछ मशीन टूल्स बनाए और फिर ये मशीन टूल्स ने दूसरे आर्टिकल्स बनाए फॉर कंजम्पशन के लिए। इंडिया में अभी इनका बेस नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हियर एंड देयर was no substitute to the near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industry। systematically decline अभी भी हो रहा है। Furthermore, growth rate of new industrial sector and its contribution to the gross domestic product या gross value added, ये हमने लास्ट क्लास में देखा, remained very small। Another significant drawback क्या था? New industrial sector was the very limited area of operation था public sector में। एरिया नहीं है और स्केल भी नहीं है। दिस सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द रेलवे में, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशन में, पोर्ट में और सम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द सीन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया जो 1947 में है। अब हम बात करते हैं विदेश के साथ हमारा क्या ट्रेड है, व्यापार कैसे हो रहा है, फॉरेन ट्रेड। इंडिया इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था एंशियंट टाइम से। हमने देखा था ना, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत ट्रेडिंग इनके रिलेशंस थे, से मेसोपोटामिया से या फिर इधर ऑल ओवर वर्ल्ड इनके दिस ट्रेडिंग रिलेशनशिप। हम हमेशा से ट्रेडिंग में अच्छा करते आए हैं इंडिया एंशियंट टाइम से। बट रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ आ गई कमोडिटी प्रोडक्शन में। ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एडवर्सली अफेक्ट किया स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को और वॉल्यूम को। स्ट्रक्चर मतलब ट्रेड कैसे हो रहा है उसका बेसिक फंडामेंटल्स, कंपोजिशन मतलब किस चीज़ का ट्रेड हो रहा है, और वॉल्यूम मतलब कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम, ये तीनों अफेक्ट होंगे इंडिया के फॉरेन ट्रेड का। तो कॉन्सिक्वेंशली नेगेटिव वर्ड होता है, जब कॉन्सिक्वेंशली पूछा गया ना मतलब कुछ नेगेटिव आ रहा है, एमसीक्यू में भी रिमेंबर दिस थिंग। नाउ एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट था, जैसे कि रॉ सिल्क था, ये एक्सपोर्टर है। मतलब एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात करना, इम्पोर्ट मतलब होता है आयात करना। एक्सपोर्ट मतलब है रॉ सिल्क का है, कॉटन का है, वुल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये हम बाहर भेज रहे हैं। इम्पोर्ट मतलब बाहर से ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं? फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स जैसे कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। तो ये उस टाइम का सीन है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज में ब्रिटेन ने मेंटेन किया, मोनोपोली किया, मतलब ब्रिटेन ही है, दूसरा यूरोपियन कंट्री नहीं होगा, कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इससे क्या होगा? मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड जो था वो केवल और केवल ब्रिटेन से होगा। हमारे यहाँ भी डाइवर्सिटी नहीं है। वाइल द रेस्ट वॉज अलाउड विद अ फ्यू अदर कंट्री, जैसे चाइना को तो हम ओपीएम बेचते थे, पूरा चाइना हमने ओपीएम एडिक्ट बना दिया था। देन सिलोन, श्रीलंका, पर्शिया, यहाँ पे कुछ ट्रेड है। फिर खुल जाती है ये सुएज कैनाल, फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइम की थी कोलोनाइज पीरियड में, जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा है, बट ये सरप्लस किसी काम का नहीं है, बट दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। सेवरल एसेंशियल कमोडिटी जैसे फूड हुआ, ग्रेन्स, क्लोथ्स हुआ, कैरोसिन हुआ, ये बहुत कम था, अवेलेबल नहीं था, स्कार्सली अवेलेबल था डोमेस्टिक मार्केट में। और
एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ, ये जो अच्छी चीज़ें होती थी ना ये नहीं आती थी, गोल्ड सिल्वर ये इंडिया में नहीं है. रादर दिस वॉज यूज टू मेक, पेमेंट के लिए ही बस यूज़ होता था. फॉर द एक्सपेंसेस incurred by an office set up by the colonial government in Britain, expenses on war against fought by the British government, and the import invisible items, all of which led to the drain of Indian wealth. ब्रिटिशर्स बहुत इस मामले में कनिंग थे. वो क्या करते थे, से अफगानिस्तान में वॉर कर दिया उन्होंने, से नेपाल में कर दिया दिस 1816 ट्रीटी सगोली एंड ऑल. तो ये जो वॉर हो रही है ये वॉर होती थी इंडियन के पैसे से. वॉर जीतते थे, टेरिटोरी ब्रिटिश की बढ़ रही है, बट उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है. इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतने ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, पेंशन मिल रही है, बट पैसा कहाँ से आ रहा है, इंडियन पर्स से आ रहा है. तो दैट इज़ वाई इसको कहा गया है कि सिस्टमेटिकली इन्होंने ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ यहाँ पे किया. अब डेमोग्राफिक कंडीशंस है, दिस इज़ द नेक्स्ट वन. सो दिस इज़ फॉरेन ट्रेड. अब नेक्स्ट है डेमोग्राफिक कंडीशन. बिफोर दैट दिस इज़ द स्वेज कैनाल, ये स्वेज कैनाल है. हमने देखा था जैसे ये वास्को डिगामा एंड ऑल थे, ये 1498 या कालीकट में आया, वो ऐसे पीछे केप ऑफ गुड होप से निकलते हुए आया था समुद्र से ऐसे करके. बाद में इन्होंने देखा कि ये स्वेज कैनाल बना देते हैं अपन, यहाँ से अरेबियन सी में ऐसे जाएंगे, यहाँ पे रेड सी में जाएंगे, ये स्वेज कैनाल आएगी और ये सीधा मेडिटेरेनियन में आ जाएंगे, और मेडिटेरेनियन से ये हम ऐसे निकल के सीधा ब्रिटेन पहुँच जाएंगे, यूके पहुँच जाएंगे. टाइम बच गया ना, पहले इतना घूम के जाना पड़ रहा था, अब ऐसे जाना पड़ रहा है. तो ये गेम चेंजर होने वाला है ब्रिटिशर्स के लिए. स्वेज कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द Isthmus of Suez in नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट. टेल मी द मीनिंग ऑफ इस्थमस. ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ना, स्ट्रेट्स क्या होती है, इस्थमस क्या होती है. टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस इस्थमस. ये कनेक्ट करती है पोर्ट सैड को मेडिटेरियन से, गल्फ ऑफ सुएज एंड आर्म ऑफ रेड सी. कैनाल प्रोवाइड करती है डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोपियन एंड अमेरिकन पोर्ट्स एंड लोकेटेड इन साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका, ओशियाना. नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका नहीं है, दिस केप ऑफ गुड होप से. स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवे ये बन जाएगा. 1869 में इसका ओपनिंग होगा. ये रिड्यूस कर देगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और एक्सेस इंडियन मार्केट का और इजी हो जाएगा. अब ये क्या करेंगे, यहाँ से रॉ मटेरियल लो, कॉटन एंड ऑल, सिल्क, कॉटन, जूट एंड ऑल, इसको लेके जाओ ब्रिटेन में. ब्रिटेन में इनकी इंडस्ट्रीज़ उसको मैन्युफैक्चर करेगी. मैन्युफैक्चर जो गुड्स है, कपड़ा बन गया है, उसको वापस लेके आओ और इंडिया में यहाँ पे आप उसको सेल कर दो और खूब सारे पैसे कमा लो, और इंडिया की सारी वेल्थ यहाँ पे ये इन्होंने हमसे स्टील कर लिया. सो दिस इज़ द गेम प्लान. नाउ डेमोग्राफिक कंडीशंस देखते हैं. वेरियस डिटेल्स थे. पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस. ये सेंसस 1881 से चलता आ रहा है, 10-10 साल में होता है. अभी 2011 में हुआ था, अभी 2021 का भी ड्यू है. सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस थे. रिवील्ड अनइवननेस इन इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ भी इसने बताया है. पॉपुलेशन 10-10 साल में होता है. बिफोर 1921 इंडिया वाज फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. अगेन एनसीईआरटी हमने पढ़ा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होती है. इसमें बताते हैं जो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो हाई पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ, हाई बर्थ रेट से फिर उनका प्रोग्रेस होता है, फिर वो धीरे धीरे डेमोग्राफी एडवांस स्टेज में ट्रांजिशन होता है वहाँ पे. सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921. However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. तो अभी भी ये दोनों कम है. Various social development indicators were also not quite encouraging. HDI में we read overall literacy level कितनी है, सी only and only 16% है, इससे भी कम. फीमेल लिटरेसी तो और भी कम है, अराउंड 7%. पब्लिक हेल्थ कुछ नहीं है, कहने मात्र की है, अनअवेलेबल है. लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन के लिए व्हेन अवेलेबल, हाईली इनएडिक्वेट है. कॉन्सिक्वेंशली क्या है, वाटर एयरबॉर्न डिसीजेज होती है, रैम्पेंट है, ह्यूज टोल इन लाइफ. मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफ़ी पुअर है. इकोनॉमी में ना ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है. इकोनॉमी इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी. इकोनॉमी, ये मिसकंसेप्शन होता है कि इट्स ओनली अबाउट मनी एंड ऑल. ये सारे फैक्टर भी एक बहुत बड़ा पार्ट होते हैं दिस इकोनॉमिक पॉलिसी के. ओके, देन मोर्टेलिटी रेट है. देन पर्टिकुलरली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी अलार्मिंग है, 218. सी 218 पर 1000 है, आज 33 है, पर ये भी ज़्यादा है, इससे भी कम होना चाहिए. लाइफ एक्सपेक्टेंसी सी 44 ईयर है. देन कॉन्ट्रास्ट टू प्रेजेंट 69 ईयर. सो पॉवर्टी इज़ हाई, दिस हेल्थ कंडीशंस आर पुअर. ये इंडिया उस टाइम पे बहुत अच्छा नहीं था. ये human growth determiner. In the absence of reliable data, it is difficult to specify the extent of poverty at that time, but there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed
टू द वर्जनिंग ऑफ प्रोफाइल ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन ऑफ द टाइम. सो सी इकोनॉमी में ना अक्सर हमने बताया ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है. जैसे अभी मिस्टर अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफ्लो हैं, इनको आप बताओ किस किस चीज़ के लिए इन्हें अभी इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो किस चीज़ में है? पॉवर्टी. टेल द नेम. तो दिस ऑल्सो इज़ द वर्क डन बाय दीज इकोनॉमिस्ट. अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का. कॉलोनियल पीरियड में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर देखते हैं. इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है. एग्रीकल्चरल सेक्टर पहले भी बहुत डोमिनेंट था, आज भी है. ये डिड नॉट हैव बेसिक नीड्स नहीं है, बेसिक हाउसिंग फैसिलिटीज़ एंड ऑल नहीं है. लार्ज शेयर ऑफ वर्कफोर्स है, यूजुअली रिमेन हाई है, 70-75% है. मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में केवल 10-15-20% है. दूसरा है यहाँ पे रीजनल वेरिएशन भी है. ये अब और तेज़ी से बढ़ेगा. कुछ स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, कुछ स्टेट्स काफ़ी पीछे हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल हमने न्यूज़पेपर में भी देखा था कि जो माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन में दो फैक्टर्स होते हैं, पुश फैक्टर होते हैं और पुल फैक्टर होते हैं. और रीजनल इनइक्वालिटी बहुत बड़ा फैक्टर होती है इस इंटर स्टेट माइग्रेशन में. सब लोग महाराष्ट्र क्यों जाना चाहते हैं, सब लोग दिल्ली क्यों आना चाहते हैं? बाय बिकॉज पुल फैक्टर भी है यहाँ पे. और उनका जहाँ घर है बिहार, वेस्ट बंगाल, दिस ओडिशा, यहाँ पे बहुत सारे पुश फैक्टर्स हैं. सो पार्ट ऑफ देन मद्रास प्रेसिडेंसी है, प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका में, बॉम्बे, बंगाल. यहाँ डिक्लाइन हुआ डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर में. अब देखना ये जो स्टेट्स है ना, ये कब इस मैन्युफैक्चरिंग में आगे हैं. इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एरिया. सी तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, ये मैन्युफैक्चरिंग में अर्ली इनको किक मिल गया है. देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम इन ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब में. पंजाब की तो हालत अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद बेटर हुआ है, वरना यहाँ भी इश्यूज थे. देन वी टॉक अबाउट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. अंडर द कॉलोनियल रिजीम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे, पोर्ट हुए, वाटर ट्रांसपोर्ट हुए, पोस्ट हुआ या टेलीग्राफ हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ है. डलहौजी ने भी कितने ज़्यादा यहाँ पे वर्क उसने करवाया था. हाउएवर रियल मोटिव बिहाइंड द डेवलपमेंट वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटी नहीं था. ब्रिटिशर्स खुद अपना मतलब निकाल रहे थे. दे वॉन्ट टू सब्जर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट. रोड्स बनाई गई प्रायर टू एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट. रोड्स जो बिल्ड थी प्राइमरली वो सर्व करती थी purpose of mobilizing the army within India, drawing out raw material from the countryside to the nearest railway station or the port to send these to far away England or other lucrative foreign destination. तो रोड का इस्तेमाल भी केवल उनके रॉ मटेरियल और फौज को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता था. These always remain an acute shortage of all weather road नहीं है. जैसे हमें पता है ना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसमें हमने ऑल वेदर रोड बनाने में जो काम किया है ना, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें वर्क हमने कर दिया है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ना. उस टाइम पे ये नहीं था. पीपल मोस्टली लिविंग इन दीज एरिया सफर्ड थे ग्रीवियसली ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी एंड फेमाइन में. तो रोड कनेक्टिविटी जो होती है ना, ये हमारी लाइफलाइन होती है, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी. ब्रिटिश फिर रेलवेज इंट्रोड्यूस करेंगे, ये लाइफलाइन ऑफ इंडिया बन जाएगा. नेशनल फैब्रिक को ये स्ट्रेंथन करेगा. कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. रेलवे अफेक्ट करेगा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को दो तरीके से. पहला, पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे, देयर बाय ब्रेक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर. गांधी जी जब इंडिया में आए ना 1915 में, तो गांधी जी जब आए यहाँ पे तो इनिशियल टाइम पे गांधी जी बस पूरा देश का भ्रमण किया उन्होंने, और उसमें रेलवेज़ ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया. तो रेलवेज़ दैट इज़ वाई बहुत बड़ा यूनिफायर बनेगा. इट फॉस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. दूसरी तरफ ये टाइम होगा जब कमर्शियलाइजेशन होने लगेगा. एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया. वॉल्यूम ऑफ इंडिया का एक्सपोर्ट है वो अनडाउटली एक्सपैंड होगा, बट जो बेनिफिट है वो इंडियंस के पास नहीं आएंगे. सोशल बेनिफिट्स जो आने चाहिए इंडियन पीपल को गेन ओइंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे आउटवे हो जाएंगे कंट्रीज़ के ह्यूज इकोनॉमिक लॉस से. तो सोशल बेनिफिट हुआ, देश अब बंद रहा है एक साथ, इससे हमें फ्रीडम स्ट्रगल में भी हेल्प होगा, बट इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे. सी ये फर्स्ट रेलवे ब्रिज है लिंकिंग बॉम्बे विथ थाने 1854. डेवलपमेंट ऑफ रोड रेलवे होगा, कॉलोनियल डिस्पेंसेशन होगा, मेजर इन डेवलपिंग इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स भी बनेगा. इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स. वाटरवेज भी हम पढ़ते हैं ना, इंडिया में नेशनल वाटरवेज हैं, ये अभी बढ़ गए हैं बहुत सारे नेशनल वाटरवेज, 111 आई थिंक हो गए, और बहुत सारे ये सी लेन्स भी हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी ग्रो होगा. इनलैंड वाटरवे एट टाइम्स प्रूव हुआ अनइकोनॉमिकल, बिकॉज जैसे कोस्ट कैनाल है उड़ीसा में एंड ऑल, ये इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं हो रहा है उस टाइम पे.
गवर्नमेंट एक्सचेकर पे सारा कॉस्ट आएगा, इट फेल टू कॉम्पीट विद द रेलवे, तो रेलवे उस टाइम पे उन हालातों में सबसे अच्छा माना जाएगा. ट्रेवर्स द रीजन रनिंग पैरेलल टू द कैनाल हैड टू बी अल्टीमेटली अबैंडन. देन द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश राज को संभालने में. टेलीग्राफ से क्या था, कम्युनिकेशन ईजी हो पा रहा था. सिमिलरली सर्व द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, रिवोल्ट एंड ऑल में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. पोस्टल सर्विसेज होंगी सर्विंग यूजफुल पब्लिक पर्पजेज. तो दैट इज़ वाई ब्रिटिशर्स की एक चीज़ बहुत अच्छी थी, वो था उनका एडमिनिस्ट्रेशन. द वे दे यूज टू एडमिनिस्ट्रेट, ये अभी भी वर्ल्ड लीडिंग है. इन्होंने टैम्पलेट सेट कर दिए हैं जो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन में ये टैम्पलेट यूज़ होता है. इसमें ब्रिटिशर्स एक्सेप्शनल थे और ये सारे उनके कम्युनिकेशन एंड ऑल दे वर गुड. ये टाटा एयरलाइंस है, डिवीज़न ऑफ टाटा सन्स एंड 1932 में बनेगा. यही बाद में इंडियन एयरलाइंस एंड दिस बाद में चेंज होगा ये लेटर पीरियड ऑफ टाइम में. सो ये भी है बट अभी इनएडिक्वेट है. अब हमने ये देखा इकोनॉमी बहुत वेरिड है, हर जगह इकोनॉमी आ सकती है. जोग्राफिकल इकोनॉमी, देन पॉलिटिकल इकोनॉमी, देन आईआर से रिलेटेड इकोनॉमी, देन हिस्टोरिकल इकोनॉमी. इकोनॉमी इज़ एवरीवेयर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंक्लूजन. India won its independence by the impact of the 2 century long British colonial rule. ये शो किया ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में. एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी सेटल्ड है, सरप्लस लेबर है. हमने एक टर्म देखा था ना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, दैट इज़ सरप्लस लेबर है. लोग तो काम कर रहे हैं बट उनकी वहाँ ज़रूरत नहीं है. जो 10 लोग काम कर सकते हैं उसके लिए 100 लोग आपने लगा रखे हैं. एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी है. देन इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंक्रीज्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट का. फॉरेन ट्रेड ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे कि रेलवे नेटवर्क, इसमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ी, एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ी, पब्लिक ओरिएंटेशन. प्रीवेलेंस था रैम्पेंट पोवर्टी तब से इंडिया में चला आ रहा है, आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. So that is why required welfare orientation of public economic policy. So in a nutshell, the social and economic challenges before the country were enormous. So अब हमें समझ में आएगा कि जो हमारे आज हमने से न्यूज़पेपर में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में समझा, तो उस टाइम का इंडिया जो है ना, वो उनके डिसीज़न को हमको इस लेंस से देखना पड़ेगा, तो फिर उसमें ज़्यादा रेलेवेंस आता है कि उस टाइम पे इंडिया कैसा था और फिर हमको क्या स्टेप्स लेने पड़े इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड ऑल में. इंडिया जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी लेगा, क्यों लेगा मिक्स्ड इकोनॉमी? कैपिटलिज्म की तरफ भी नहीं गए हम, सोशलिज्म की तरफ भी नहीं गए. हमारे 5 ईयर प्लान आप देखो, हर 5 ईयर प्लान में एक थीम है, फर्स्ट 5 ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. क्यों? इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से ये डिसीज़न लिए गए वहाँ पे. सो लेट अस हैव अ रीकैप. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस इज़ नेसेसरी. ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम हिस्ट्री को जानें, बिकॉज हिस्ट्री इज़ द की टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर. नो एंड अप्रिशिएट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट अचीव ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. हमने काफ़ी प्रोग्रेस भी किया है. colonial dispensation, economic policies of the government were concerned more with the protection and promotion of British economic interest, not the Indian, and they need to develop the economic condition of the colonized country and its people. एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूड रहा, एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन हुआ, डिटीरियोरेशन हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन इट्स फॉर सस्टेनेंस. आज भी इंडिया की 50% से ज़्यादा जनता एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. रूल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया ने लेड किया कोलैप्स ऑफ इंडियाज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनी सिग्निफिकेंट मैटर, रिप्लेसमेंट बाय अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस. लैक ऑफ एडिक्वेट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी थी. These parameters were not good. Frequent natural calamity होती थी, famine होता था, pauperized the helpless Indian people, resulted in engendering high mortality rate. एक स्पेनिश फ्लू भी था 1918 का, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइफ लॉसेस होते हैं. Some efforts were made by the colonial regime to improve infrastructure facility, but they were spiced with selfish motive. वो कहते थे हम आप इंडियंस के लिए कर रहे हैं, but actually वो उनके selfish motives होते थे. Independent Indian government had to build on this base through प्लानिंग, और इसके बाद फिर इंडिया प्लानिंग की तरफ मूव करेगा. नाउ लेट अस ट्राई टू सी सर्टेन क्वेश्चंस. क्वेश्चन सॉल्व करने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है. व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी पुर्सूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया?
What were the impacts of these policies? Think. Name some notable economists. बहुत सारे नाम देखे थे ना. Who estimated India's per capita income during the colonial period? Now, what were the main cause of India's agricultural stagnation? ये stagnation क्यों हुआ during the colonial period? कुछ modern industries के नाम बताइए which were in operation in our country at the time of independence. Then what was the twofold motive behind the systematic deindustrialization, raw material or market for manufactured goods, effected by the British in pre-independent India? Traditional handicraft industries were ruined under the British rule. Do you agree with this view? Give reasons in support of your answer. It is good to have an opinion, but it is better कि वो opinion आपका एक fact या logic या फिर कोई एक reason होना चाहिए उस opinion का. Just having an opinion is not sufficient. What objective did the British intend to achieve through their policies of infrastructure development in India? इनका क्या purpose था? Critically apprise करिए some of the shortfall of the industrial policy pursued by the British colonial administrator. Now, do you understand by the drain of wealth theory? ये बहुत important है. Drain of Indian wealth during the colonial period, which is regarded as the defining year to mark the demographic transition first to the second decisive stage. Then ये quantitative appraisal क्या है Indians demographic profile during the colonial period. Try to do this. Salient features of India's pre-independence occupational structure को क्या हम highlight कर सकते हैं? Pre-independence occupational structure. Underscore some of the India's most crucial economic challenges at the time of independence. क्या थे वहाँ पे history से क्या challenges आ रहे थे eve of its economic independence? Challenges क्या थे इंडिपेंडेंस में? When was India's first official census? कब हुआ था? Operationalize and undertaking ये कब हुआ? Then indicate the volume and direction of trade कैसा था? Volume and direction and structure you should know at the time of independence. Then what were there any positive contribution made by British in India? Yes, positive भी काफ़ी सारे किए, जैसे railways in a way काफ़ी help किया हमारे Indian struggle for freedom के लिए भी. Then this is some suggested additional and these are references. So this is the chapter number 1. इसमें हमने questions देखे. This is the recap. ये था conclusion. हमने पढ़ा कि यहाँ पे infrastructure का क्या हालत था ब्रिटिशर्स के टाइम पे. देन हमने देखा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लोग क्या काम कर रहे थे, नौकरी क्या थी, स्वेज कैनाल समझा. डेमोग्राफी मतलब लोग जो हैं उसमें कैसी कंडीशंस थी, डिफरेंट हमने एजुकेशन एंड ऑल देखा. दिस इज़ फॉरेन ट्रेड, इसका हमने स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम समझा. देन दिस वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड देन वी रेड दिस कैसे इंडिया का सिस्टमेटिकली ड्रेन किया, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा सफ़र किया है हमारा. Then this is textile industry in Bengal, low level of economic development है under the colonial rule and this is the drain theory. और इंडिया जो था वो क्राउन ज्वेल था दिन ब्रिटिश एम्पायर का. सो ये यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है. इसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ा. अब नेक्स्ट में हम ये पढ़ेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.